अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है, अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से मोहित स्मृति ईरानी साफ तौर पर कह रही हैं कि अकेली सीट से आइए, अकेली सीट पर लड़िए और एक ऐसे सेनापति की तरह दिखिए जो अपनी हार और जीत पर दांव लगाता है। ये क्या है कि वायनाड जा रहे हैं? लेकिन चलिए, आपने इतने दिन तक उनको देखा है, जरा मुझे ये बताइए, 17 सीटों में अगर मैं 2 सीट छोड़ दूं, अमेठी और रायबरेली, तो इन 17 सीटों में जो ली नहीं गई हैं, जो बैठ के टेबल पे तय नहीं हुई हैं, जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जो अध्यक्ष है उनके अखिलेश यादव जी, उनको जो समझ में आया उन्होंने वो सीट इनको दे दी, और ये वो सीट दी है जहां वो उनकी पार्टी खुद नहीं जीत रही थी। तो ऐसे में आपको सिर्फ मैं एक बहुत उस तरह का सवाल है, आप अपना जवाब चाहे जैसे दीजिए, लेकिन पहले मेरी बात जरूर बताइए कि बाकी 15 में से किस में आपको लगता है मौजूदा समय में पार्टी के पास कोई कैंडिडेट है जिसका नाम आपके जहन में अभी आ रहा हो, या पार्टी की जमानत बचती हुई आज की डेट में दिख रही हो? जरा 15 सीटों में से मुझे बता सकते हैं आप, तो बताइए। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कर दी है और बहुत बड़ा ये सवाल है कि 2 सीटों के बाद कांग्रेस जो 15 सीटें बचती हैं वहां पे कहां ठहरती है, उसकी क्या स्थिति वहां पे रहने वाली है। देखिए, आपको हम ये बताते चले कि अमरोहा में अब तक कोई कांग्रेस के पास कैंडिडेट है नहीं। दानिश अली का नाम चल रहा है, लेकिन दानिश अली अभी कांग्रेस में शामिल हुए नहीं। हमने कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात की और पूछा कि आपके पास तो कैंडिडेट है नहीं अभी? बोले नहीं, हम दानिश अली को ज्वाइन करवा के और उनको कैंडिडेट दे देंगे। अब हम बांसगांव की बात करते हैं, जो गोरखपुर के बगल में है, जहां पर कांग्रेस को सीट मिली है। थोड़े दिनों पहले एक बड़े नेता है वहां पे, उनकी ज्वाइनिंग वहां पे कराई गई, जो बहुजन समाज पार्टी में कभी थे, उनका जो है, और वहां से जो है ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कमल किशोर कमांडो। तो पार्टी के भीतर भी एक गतिरोध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपका सवाल है कि क्या स्थिति 15 सीटों पर रहेगी, क्या जमानत बच पाएगी, या कांग्रेस पार्टी कुछ वहां पे कर पाएगी, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। खासतौर पे वेस्टर्न यूपी में, चाहे हम बुलंदशहर की बात कर लें, या अलीगढ़ की हम बात कर लें, या दूसरे सीटों की बात कर लें, महाराजगंज सीट की बात कर लें जो पूर्वांचल के भीतर आती है, वहां पे कोई ऐसी स्थिति, बहुत बड़ी स्थिति जो है परिवर्तित होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां तक 15 सीटों के अलावा आपने राहुल गांधी के बारे में कहा कि स्मृति ईरानी की बात थोड़ी देर पहले आपने सुनवाई। स्मृति ईरानी ये कह रही है कि सेनापति के तौर पे आइए, फिर हम आपको देखते हैं कि आप कितना चुनाव लड़ते हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में समझना बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी पार्टी के भीतर और पार्टी के जो है बाहर जो है लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी पार्टी के भीतर एक ऐसा खेमा है जिससे दबी जुबान पे हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी का एक वाक युद्ध चलता रहता है। उसमें सामंजस्य बैठाना भी राहुल गांधी के सामने आज के दौर में बहुत बड़ी चुनौती है। भले ही एक छत्र जो है राहुल गांधी पार्टी चला रहे हो, लेकिन पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं जो उनकी स्थितियों को कमजोर करने में लगे हुए हैं, उससे भी उनको पार पाना होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी चल रही है, जो नॉर्थ ईस्ट से बंबई तक जाएगी, और उस यात्रा से कितना उनको लाभ होगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पर अनुपम जी ये कह रहे थे कि आपको सहयोगियों के साथ बैठना चाहिए था, आपको रणनीति बनानी चाहिए थी, आपको कैंडिडेट्स के साथ बैठकर रणनीति बनाकर किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है उसको लेके आपको चर्चा करनी चाहिए थी। तो ऐसे वक्त में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आखिर जरूरत है क्या? दरअसल पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा होती है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा खासतौर पे है, जो 126 लोकसभा सीटों से होकर गुजर रही है, राहुल गांधी और कांग्रेस के पास यही एक बड़ा कैंपेन था, जहां पर वो जमीन पर उतर के लोगों से जाके मुखातिब हो पाए, लोगों से मुलाकात कर पाए। और आपने ये देखा होगा धीरेन्द्र जी कि राहुल गांधी बीच बीच में अपनी यात्रा को रोक भी देते हैं, और रोक इसलिए देते हैं क्योंकि उनको रैलियों को करना होता है। पटना के भीतर वो गए थे जहां पे महागठबंधन की एक रैली हुई थी, वो विदेश भी चले गए थे। दरअसल विदेश जाने पर सवाल उठा था कि जब देश में चुनाव है तो विदेश में आप जो है जाके लेक्चर देने की आपकी क्या जरूरत है। तो तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर राहुल गांधी से दो चार होना पड़ रहा है, और उससे पार पाना भी होगा। अब आपको हम एक बड़ी खबर ये भी आपको हम देते चलते हैं कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव तो लड़ेंगे। अब तक सीईसी की बैठक में औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है,
लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, कल सिंगल नाम जो है केरल के का आया था 20 लोकसभा सीटों में से, और 18 सीटों पर जो है सहमति बना के उसको पास कर दिया गया। अब तक सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। शशि थरूर जो है तिरुवनंतपुरम से लड़ते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी को जो है ग्रीन सिग्नल वहां से पार्टी ने दे दिया है। इसके अलावा अब राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और ये भी आपको हम बताते चले कि पार्टी आलाकमान के साथ साथ, पार्टी आलाकमान का मतलब है मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टीम है और जो प्रभारी महासचिव है वहां के अविनाश पांडे, जो पहले झारखंड के हुआ करते थे, प्रियंका गांधी की जगह उनको वहां पे जो है कमान दी गई है। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाएगी कि आपने अपने क्षेत्र को छोड़ दिया, आप डर के भाग गए। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं लड़ती है, गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ता है, तो ये भी जो है एक नैरेटिव कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी बनाएगी कि देखिए डर के मारे प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी। मैं एक बार अविनाश के पास जाता हूं। मोहित, अविनाश जी, एक आखिरी रैली बताइए जो आपने कांग्रेस की अटेंड की हो उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप बहुत हर जगह कवर करते हैं, जाते हैं। अमेठी में कब आपने आखिरी रैली कांग्रेस की कवर की थी, वो आपको याद हो तो बताइए। आपने बनारस में, इलाहाबाद में आखिरी रैली आपको याद हो। बाकी ये सीटों के नाम तो चूंकि मैं लेना शुरू करूं तो शायद आप इनमें से किसी सीट को नहीं बताएंगे कि जहां रैली हुई हो, लेकिन आखिरी बड़ी रैली आपको कब लगती है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो एक ललकारती हुई पार्टी आपको दिखाई दी हो? देखिए, जिस संदर्भ में आपने सवाल पूछा है धीरेन्द्र जी, अगर हम इसकी तुलना बीजेपी करें, खासतौर पर अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की रैली से इसकी करें या मुख्यमंत्री योगी की रैली से इसकी तुलना करें, तो उसके बराबर में कांग्रेस की कोई भी रैली पिछले एक दशक मुझे नजर नहीं आती है। हालांकि जब प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया था तब उन्होंने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश जरूर की थी। आपको याद होगा कि उन्होंने से बनारस तक की यात्रा की थी, कई बार वो लखनऊ भी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका लखनऊ में कम होता चला गया और उसका असर ये हुआ कि जो उनके कार्यकर्ता थे वो खुद ही प्रियंका गांधी को भूल गए। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ा गैप दिखता है। और खास तौर पर अगर हम जाने की बात करें या फिर मतदाताओं पर प्रभाव छोड़ने की बात करें, तो मुझे अभी पिछले 5 साल में कोई बड़ी रैली या यूं कहें कि ऐसी कोई बड़ी सभा, ऐसी कोई बड़ी नजर नहीं आती है। हाँ, मुझे याद है कि जब नहीं थी तो एक बार उन्होंने लखनऊ में पैदल मार्च किया प्रियंका गांधी ने। हाँ, उसमें भीड़ जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ना आने की वजह से वो भीड़ भी कम होती गई। और अभी देखिए, न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे घंटाघर इलाके में, तो मुस्लिम बाहुल्य आबादी है और देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं झुकाव मुस्लिम समाज का दिखता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तो लोग तो आए, लेकिन ये कोई एक कह सकते हैं कि अपना कोर वोटर नहीं होता है। अगर क्योंकि मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समुदाय है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। तो रैलियों के मामले में अगर बीजेपी से तुलना की जाए धीरेन्द्र जी, तो उसके मुकाबले कांग्रेस, चलिए इसी सवाल के दूसरे हिस्से में आता हूं। ये तो सवाल मैंने आपसे एक रिपोर्टर के तौर पे पूछा था। एक दूसरा सवाल ये पूछता हूं कि बार बार जो स्मृति ईरानी उनको चैलेंज कर रही हैं, लगातार चैलेंज कर रही हैं, क्या वो वाकई इनको घेर के यहां लाना चाहती हैं ताकि इस समय में जब राहुल गांधी अपनी पूरी हार के बाद 4 बार भी अमेठी नहीं पहुंचे हैं, तो क्या वो यहां उनको लाना चाहती हैं घेर के, या एक बीजेपी ये नैरेटिव सेट कर रही है कि देखिए रायबरेली और अमेठी इन दोनों सीटों पर भी लड़ने की हिम्मत और हैसियत कांग्रेस खो चुकी है? ये कौन सी स्ट्रेटजी आपको लगती है? और क्या वाकई कांग्रेस को एक सिंसियर विपक्षी पार्टी या विपक्षी इस तरह की पार्टी मान रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, जिस पर उसको ध्यान लगाना चाहिए? देखिए, हार होगी या जीत होगी कांग्रेस के उम्मीदवारों की अमेठी या रायबरेली में, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर गांधी परिवार से धीरेन्द्र जी वहां पर कोई नहीं आता है अमेठी और रायबरेली, तो इसे बीजेपी के लिए एक वॉकओवर माना जाएगा। और सियासी पंडितों का भी मानना है कि उसके बाद बीजेपी इस मैसेज को सर्कुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि डर की वजह से गांधी परिवार मैदान छोड़कर भाग गया, चाहे रायबरेली हो या अमेठी। और देखिए, जिस आत्मविश्वास के साथ
बार बार वो ललकार रही हैं राहुल गांधी को कि अगर दम हो तो सामने आओ, चुनावी मैदान में आओ। क्योंकि देखिए उसके पीछे, उस आत्मविश्वास के पीछे एक वजह भी है। क्योंकि अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो लगातार, चूंकि मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं वहां से, तो लगातार वो दौरा करती रहती हैं, और खास तौर पर अमेठी में। और देखिए एक पिछले 5 सालों में हमने खास तौर पर अगर हम गरीब, दलित या पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें तो उनके साथ स्मृति ईरानी ने एक कनेक्ट बनाया है। वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के जरिए हो या फिर उनके काम की बदौलत हो, तो वो कनेक्ट एक वहां धरातल पर, जमीन पर नजर भी आता है। हालांकि कुछ ऐसे वाकये हुए जिसको लेकर स्मृति ईरानी पर सवाल जरूर खड़े किए गए, चाहे कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए या फिर किसी दूसरी विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन वो उस आत्मविश्वास के पीछे वो वजह है कि उन्हें भरोसा है कि पिछले 5 सालों में अमेठी के विकास के लिए, वहां की जनता के लिए सरकारी योजनाओं के जरिए जो लाभ पहुंचाया गया है, कहीं ना कहीं उससे जो वहां का वोटर है वो कनेक्ट हुआ है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो जिला मुख्यालय है अमेठी गौरीगंज, चूंकि वहां का बुनियादी ढांचा कुछ साल पहले तक समझ में नहीं आता था। पिछले 5 सालों की बात करें तो चाहे जिलाधिकारी कार्यालय की बात करें या फिर जो वहां के दूसरे बड़े सरकारी दफ्तर जो कई दशक पहले बन जाने चाहिए थे, जो पिछले 5 सालों में बने, तो वहां के लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि चलिए कल कारखाने तो वहां जरूर थे अमेठी में, कांग्रेस के शासन में काल में खोले गए, लेकिन जब बुनियादी ढांचा ही किसी जिले में ना हो तो कल कारखानों को चलाने में भी दिक्कत पेश आती थी। और यही वजह है कि तमाम वहां के कल कारखाने समय के साथ ही बंद हो गए। तो ये वजह है धरातल पर जिस तरीके से वहां स्मृति ईरानी को लगता है कि पिछले 5 सालों में मैंने काम किया या फिर लोगों को लाभ पहुंचाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ललकारने में उनकी मदद कर रहा है। और देखिए ये जो जुबानी जंग है वो और तेज होती जाएगी, क्योंकि होती जाएगी। इसको भी हम लोग एक स्ट्रेटजी का हिस्सा देख रहे हैं। लेकिन अनुपम जी, मैं एक आपसे आपके 3 दशक से ज्यादा के अनुभव के आधार पर पूछता हूं कि जिस तरह का समझौता कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ किया है, वो क्या आपको लगता है कि बहुत सोच विचार के किया? क्योंकि अभी तक जिन 2 राज्यों में कांग्रेस जीती है, अभी हाल फिलहाल में, ये बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। अगर आप वहां देखेंगे जिस तरह से कर्नाटक में जीत हासिल की है उसने, वो एक बड़ी जीत थी। और शिफ्टिंग है मुस्लिम वोटर्स का, उसकी तरफ एक तरफा शिफ्टिंग है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग चुनाव से ठीक पहले की बात करें, विधानसभा चुनाव अलग छोड़ देते हैं, यह लग रहा था कि मुस्लिम समुदाय शायद नेशनल लेवल पर राहुल गांधी को यह एडमिट करता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की भूमिका को निभा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से गिरकर, या ये कहें कि वो सीट जो उसको चाहिए नहीं थी वो सीटें दे दी गई और उसको ही तैयार हो गई, आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बार ये गैम्बल खेलना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था कि वो ये कह पाए जो अल्पसंख्यक वोटर है कि मैं तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हुआ अकेला विकल्प हूं? अगर उनकी राजनीति पर बात करें, आपको लगता है ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक है? पुरी साहब, आप कर्नाटक को उत्तर प्रदेश से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप तेलंगाना को, महाराष्ट्र को, आप यहाँ तक कि महाराष्ट्र को, आप राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, किसी को आप कांग्रेस उत्तर प्रदेश कंपेयर नहीं कर सकते। बताइए, यहाँ पे उनके पास 2% वोट, कोई सीट नहीं, ये एक वाहिद पार्टी होगी जिसकी लोकसभा और विधानसभा दोनों में 1-1 सीट है, आप सोचें। और ऐसे में आप इनको खैर विधानसभा में तो खैर 2 सीटें शायद, बहरहाल आप इनको दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में इनका वोट नहीं बचा। अगर उत्तर प्रदेश में 100% मुस्लिम वोट भी कांग्रेस को मिल जाए तो सवाल ये कि उसके साथ क्या मिलेगा, उसके बाद कौन जाएगा। बल्कि हकीकत ये है कि केवल मुस्लिम वोट लेके तो बाकी को इतना बड़ा ध्रुवीकरण पैदा हो जाएगा कि बचा हुआ हिंदू वोट आपको भाजपा की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। तो साहब, मुस्लिम वोट को भी राइड करने के लिए एक कैटलिस्ट चाहिए, एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ वोट चाहिए कि भाई कहीं मुस्लिम वोट यादवों के साथ कंबाइन कर जाता है, कहीं मुस्लिम वोट एक ज़माने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के साथ कंबाइन करता था, कहीं मुस्लिम वोट जाटवों के साथ कंबाइन करता है, दलितों के साथ कंबाइन करता है। लेकिन मुस्लिम वोट ऑन इट्स ओन अकेले कैसे? कांग्रेस की दिक्कत ये है कि इसमें दो राय नहीं है। आपने देखा निकाय चुनावों में, आपने देखा कई जगह कांग्रेस ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और समाजवादी पार्टी कई जगह 5वें 6ठे नंबर पे चली गई, ज़मानत जब्त
समाप्त हो गई। खैर वो तो MIM तक से हार गए, स्वतंत्र उम्मीदवारों तक से हार गए। और लोगों की मैं हमेशा से, आज नहीं बहुत दिनों से, 1 साल से बात कह रहा हूँ कि साहब मुसलमानों को फाइनली लग रहा है उत्तर प्रदेश में कि साहब समाजवादी पार्टी से ना हो पाएगा। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, कन्नौज हारे, आजमगढ़ हारे, बदायूं हारे, यहाँ तक कि 52-53% जो मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है रामपुरा, वो तक हार गए। तो एक उन लोगों को समझ में आया मुस्लिम समाज को कि साहब हमने इनको ये 90-91% वोट दिया और हमने इनसे सिर्फ एक तवक्को की कि साहब आप भाजपा को रोके, नहीं रोक पा रहे हैं। तो ऐसे में एकदम साफ है कि मुस्लिम समाज, और चूंकि उन्होंने भी कर्नाटक की जीत देख ली, उन्होंने तेलंगाना की जीत देख ली, उन्होंने देखा कि किस तरह असदुद्दीन ओवैसी और KCR के रहने के बावजूद तेलंगाना के मुसलमान कांग्रेस से जुड़े। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, पर किसके भरोसे करे, किसके साथ करे। और ऐसे में अगर आप समाजवादी पार्टी से भी समझौता नहीं करते तो फिर आपके पास वो वोट बैंक नहीं था जिसके भरोसे पे मुस्लिम वोट आपकी तरफ आ सकता। तो सपा से जो इनका समझौता हुआ है वो प्रभावी होगा या नहीं, ये बात की बात है। इनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पुंडी जी, अच्छा, एक सवाल और है कि आपको लगता है कि कोई उम्मीद है इनकी इस रात की सहर होती हुई कोई दिखती है इस समय कांग्रेस की यूपी में? क्योंकि यूपी के सहारे के बिना कांग्रेस बाकी तमाम जगह पर कुछ भी ले पाएगी ये भी संदेह, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम से कम सर्वे उस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे। लेकिन फिर भी आपको लगता है बिना उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी सिर्फ इस तरह से एक यात्री की तरह आकर निकल जाएं? प्रियंका सिर्फ 22 में जब उनको चुनाव में ज़रूरत थी तो उनको लग रहा था वे आएंगी और प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेगी, उनके साथ खड़ी हो जाएगी और उनको देखने के लिए गांधी गांधी के नारों के साथ वोट से उनके तमाम मतपेटियां भर देंगी। जब नहीं हुआ तो वो इतनी निराश हो गई कि जो घर खरीदने की, घर रहने की, वो तमाम बातें कहीं हवा हो गई। उन्होंने लखनऊ की तरफ आकर भी नहीं देखा और अविनाश पांडे को भेज दिया। तो आपको लगता है कि कोई एक रास्ता हाल फिलहाल में उम्मीद नजर आती है? देखिए, प्रियंका गांधी तो इतना बड़ा कैंपेन उन्होंने चलाया, मैं हमेशा कहता हूँ बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। आप प्रियंका गांधी को लेके एक बहुत ढेर सारी एक इस तरह की धारणाएं थी कि वो राहुल गांधी से बेहतर पॉलिटिशियन है, क्योंकि उनकी हिंदी भाषा पे पकड़ राहुल से बेहतर है, उनके बोलने का अंदाज़ राहुल से बेहतर है, वो ज़्यादा कोहेरेंट हैं। तो माना जाता था कि वो बेहतर पॉलिटिशियन है और वो कुछ चमत्कार करेंगी। लेकिन जब उन्होंने ये कैंपेन यहाँ चलाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जिस तरह वो कैंपेन फ्लॉप किया और उसके बाद प्रियंका गांधी खास तौर से उसके बाद कैसे अंतर ध्यान हुई। देखिए, ये बात बहुत मैटर करती पंडित साहब। 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी में हार गई, राहुल गांधी जीत के विदेश चले गए, क्योंकि उसी दौरान एक RTI पड़ी थी जिसने बताया था कि राहुल गांधी साल में 65 ट्रिप लगाते हैं विदेश, यानी कि एक महीने में 4 से ज़्यादा, यानी कि हफ्ते में 1 ट्रिप। तो वो तो साहब विदेशों में रहने लगे, बचा कुचा समय दिल्ली में। कि स्मृति ईरानी ने 2014 में हार के भी अमेठी नहीं छोड़ा, 5 साल लगातार वो अमेठी में लगी रही, और उसका नतीजा 2019 में देखने में आया जब उन्होंने राहुल गांधी को अच्छे मार्जिन से मात दिया। प्रियंका गांधी यहाँ से जैसे ही अब ये विधानसभा चुनाव ख़त्म हुआ, उन्होंने देख लिया साहब मेरी बात नहीं चली, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लड़की हूँ भाग सकती हूँ करके एकदम से ऐसा निकली यहाँ से कि फिर पलट के उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ देखा ही नहीं। रही बात ये कि इनका साथ क्या होगा, तो 2017 में हमने 2 लड़कों की जोड़ी देखी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, जबकि 2017 में इनके चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए क्योंकि आपके पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा था अखिलेश यादव। अभी आपके पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में किस लिहाज से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो कह देते हैं मुझे प्रधानमंत्री ही नहीं बनना, अध्यक्ष आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रखा है। तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव में तो जो विधानसभा का चुनाव जिनके लिए मुश्किल पड़ गया पंडित साहब, लोकसभा चुनाव में मैं मतलब इतना हार्श कुछ एक प्रेडिक्शन करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक लाइन में कहूँ तो मैं इनको इस चुनाव का खिलाड़ी ही नहीं मानता। देखिए, कितनी बड़ी टिप्पणी के साथ मोहित आपके पास मैं आ रहा हूँ कि अनुपम जी को लगता है कि इस चुनाव में ये मुख्य खिलाड़ी नहीं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अहम बात जो बताई थी कि यार वहाँ सिलेक्शन जो इलेक्शन के लिए कमेटी है जो नाम भेजेगी उसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कौन सा, जो आज मैं जयराम रमेश को सुन रहा था वो ये कह रहे थे हमारे यहाँ CC है वो फाइनल करती है, अरे लेकिन आपके यहाँ तो कमेटी नहीं बनी, ये फाइनल क्या करेगी। तो आपको लगता है कि ये लड़ने के मूड में भी है या नहीं यूपी में? देखिए, बिल्कुल धीरेन्द्र जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका।
सवाल तो यही है कि जो सक्रियता दिखनी चाहिए थी, वो कांग्रेस पार्टी की अब तक सक्रियता लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर क्यों नहीं दिख रही है। प्रियंका गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी, पेच अभी इसमें फंसा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी, तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो अगर उनको लड़ना है तो उनको पहले आके एक नैरेटिव बनाना चाहिए था, एक माहौल बनाना चाहिए था कि देखिए प्रियंका गांधी रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह चुनाव लड़ेंगी, तो एक माहौल लोकसभा चुनाव को लेकर बनता। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर उनको ये पहले घोषित कर दिया जाता है कि नहीं अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी की जनता को छोड़ के जाएंगे नहीं, तो एक माहौल बनता। वो माहौल कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी इस बार नहीं बना पा रही है। और कांग्रेस पार्टी को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3:15 बजे तक सुबह मुझे याद है कि उन्होंने जो है अपनी सीसी की बैठक की थी। 195 की सूची उसके कुछ दिनों के बाद चली आई थी। तो वही रणनीतिक जो सोच है, जो मेहनत है, वो कांग्रेस पार्टी को करनी होगी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इकलौते ऐसे नेता हैं जो सड़क पे आपको दिखाई देंगे, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंबई तक जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो सड़क पर भी वो घूमते हुए नजर आ रहा है। और आपको याद होगा कि चंपत राय ने भी राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर कोई नौजवान जो है सड़क पर निकलता है, लोगों से मुखातिब होता है, भारतीय राजनीति को समझता है, तो इसमें बुरा क्या है, ये तो अच्छी बात है। तो निश्चित तौर पे देखिए आज उनको फायदा नहीं हो रहा है, आगे किस रूप में मिलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप राजनीतिक पार्टी हैं तो निश्चित तौर पे आपको नफे नुकसान के बारे में भी सोचना होगा और उसी रणनीति को आजमाना होगा, वही रणनीति आपको बनानी होगी जिससे आपको जीत हासिल हो। इसमें अच्छा, कोई शक नहीं है कि ऐसा क्यों है मोहित कि यूपी को लेकर राहुल कभी मीटिंग नहीं करते? लखनऊ में आके उन्होंने मीटिंग नहीं की, उन्होंने आके प्रियंका और वो दोनों साथ आके कभी पार्टी के उन नेताओं से मिले हों, खास तौर से जो टीवी पर उनका बचाव करते हैं और काफ़ी ताकत के साथ बचाव करते हैं। कई बार तो लगता है कि ये सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस तरह बचाव करते हैं। मैं उनमें से बहुत सारों को जानता भी हूँ। लेकिन आपको लगता है कि कोई जो एक मिसिंग है जो सब्जेक्ट, वो ये है कि क्या आप वाकई राजनीति को फुल टाइम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, या आपको लगता है कि जनता जब ऊब जाएगी तो खुद आएगी और कहेगी राहुल भैया आपको हम लोग 80 में से 80 सीट देते हैं? ऐसा कुछ लगता है? नहीं, देखिए बिल्कुल राहुल गांधी ये बात हमेशा कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटें जीती थी, कांग्रेस पार्टी तो पूर्ण बहुमत में आई थी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कभी हारेगी नहीं। ये बात जो आपने कही है, कहीं ऐसी अगर सोच राहुल गांधी की है जो अंदर खाने बात पता चलती है, तो निश्चित तौर पे भारतीय राजनीति में सफलता का तो मार्ग इसमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आपको सतत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन आपने जो एक और सवाल किया, उसके पीछे बहुत सारी वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ सड़क पर उत्तर प्रदेश के भीतर जिस रूप में उनको दिखाई देना चाहिए, उस रूप में आखिर दिखाई क्यों नहीं देते? भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी उत्तर प्रदेश में, बनारस में यह यात्रा वो खुशी थी, लेकिन प्रियंका गांधी शुरुआती 5 से 6 दिनों तक दिखाई नहीं दी थी। सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि प्रियंका गांधी आखिर इस यात्रा के भीतर क्यों नहीं आई, आखिर क्या वजह थी? धीरेन्द्र जी, अगर आप अनुमति दे तो अविनाश से ये सवाल आप जरूर पूछिएगा कि आखिर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में क्यों फ्लॉप हो गई, उसके पीछे क्या रीजन था, आखिर वो कौन लोग थे जो उनको फ्लॉप करने की कोशिश वहां पर कर रहे थे? तो क्या राहुल गांधी जो लगातार जो विपक्ष खासतौर पे जो कांग्रेस के विरोधी है, वो सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी में कोई अनबन तो नहीं हो गई है? लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये अविनाश बहुत अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो लखनऊ में है और लखनऊ में इस तरीके की बात अविनाश से पूछ लेते हैं। आपने बड़ी सफाई से अपनी जो बात भी है और अपना जो इशारा है वो भी कर दिया। अविनाश, क्या वाकई कोई ऐसी चर्चा रही है कि बहन भाई के जो कार्यकर्ता वही एक दूसरे को निपटाने में लग रहे हैं? देखिए धीरेन्द्र जी, चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जहां तक सवाल मोहित का यह है कि प्रियंका गांधी फ्लॉप क्यों हो गई, क्या कुछ लोगों ने उनको जानबूझकर यहां फ्लॉप किया? देखिए सच्चाई यह है कि उनको किसी ने फ्लॉप नहीं किया, क्योंकि वो पार्टी की सबसे बड़ी नेता है और पार्टी का जब सबसे बड़ा नेता कोई आदेश देता है तो किसी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी की हिम्मत तक नहीं होती कि वो पलटकर उसके सवालों का जवाब दे। और खास तौर पर गांधी परिवार के बारे में जितना हम लोगों ने सुना है, उनकी पॉलिटिकल स्टाइल के बारे में सुना है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर प्रियंका गांधी किसी अपने पदाधिकारी को बोली होंगी कि तुम्हें ये करना है तो उस पदाधिकारी ने मना किया होगा। देखिए एक सबसे बड़ी वजह मुझे याद है कि उससे पहले एक चीज और आपको मैं बता दूं धीरेन्द्र जी,
देखिए फर्क समझिए, बीजेपी के जब बड़े नेता आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो पार्टी मुख्यालय है लखनऊ का, वहां बैठक होती है, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो और जो बड़े से बड़े बीएल संतोष हो। लेकिन वही बैठक जब कांग्रेस पार्टी की होती है, मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बैठक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में की थी, नहीं तो कभी भुए मऊ गेस्ट हाउस रायबरेली और मेठी में बैठक होती है, जो यहाँ पर प्रियंका गांधी के लिए घर तैयार किया गया था लखनऊ में, वहां पर बैठक होती है। जब आप पार्टी कार्यालय में जाते हैं तो वहां कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आता है, पदाधिकारियों को भी लगता है कि नहीं, हमारा नेता या हमारी नेत्री हमारे साथ खड़ी है। तो ये एक कह सकते हैं कि कमी दिखी प्रियंका गांधी में। आना उन्होंने कम कर पूरी तरीके से बंद कर दिया। यहाँ की प्रभारी होने के बावजूद वो 3 महीने 6 महीने का गैप करती थी और विधानसभा चुनाव के बाद से तो वो बिल्कुल गायब हो गई। तो आप खुद समझिए कि जब आप खुद ही जमीन पर उतरकर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कौन पूछेगा। आपके कार्यकर्ता जो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो कांग्रेस का पूरा जो कह सकते हैं कोर काडर है वो बुजुर्ग हो चुका है। आपने नौजवान साथियों को अपने साथ जोड़ा नहीं, जो जुड़े भी तो उनके पास वो संसाधन नहीं है, आपने उनको मजबूत नहीं किया। चर्चाएं तो ऐसी भी होती हैं कि अगर किसी बड़े पदाधिकारी को भी बात करनी होती थी तो फोन पर नहीं आती थी। जो उनके सहयोगी थे, अब नाम लेना उचित नहीं होगा, सहयोगी बात कराने से साफ इनकार कर देते थे। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में भी इस बात की मायूसी आती है कि जो हमारा नेता है वो उसको हमारी फिक्र नहीं है तो हम क्यों फिक्र करें। तो ये तमाम वजहें रही कि प्रियंका गांधी ने खुद ही यूपी से किनारा करने का सोचा और यहां पर अविनाश पांडे को प्रभारी बनाकर यहां पर भेजा गया। जी, मैं एक आखिरी सवाल अनुपम जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो आपको यूपी में उस दौरान दिखा और या अभी हम उनके बयानों को देख रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी, ये सिर्फ यूपी का सवाल नहीं, आपको लगता है कि जो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में एक वैचारिक डिफरेंस था वो कहीं खत्म होता हुआ दिखता है? आपको लगता है कि जो आइडिया है, जो पूरी तैयारी, खासतौर से संदीप है, मैं नाम ले रहा हूं चूंकि अविनाश नहीं ले रहे थे, संदीप सिंह है या दूसरे लोग हैं या कन्हैया है, उन सब को आप देख रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर जो एक मिडिल पाथ था वो कहीं और दिख रहा है। इसको कोई लोग कभी कहते हैं कि राहुल हार की फ्रस्ट्रेशन में ये है, लेकिन ये तो एक वैचारिक शिफ्ट सा दिखता है, आपको लगता है? और एक छोटा सा उसी के साथ आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आखिरी मैं चाहूंगा इसी में जोड़ लें आप कि क्या कांग्रेस को 2024 में यूपी से किसी सीट को जोड़ लेना चाहिए अपनी टैली में या नहीं? तो पहले आपका सवाल, दोनों सवालों का जवाब। पुनीत साहब, देखें कि ये आजकल एक माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो लेफ़्ट ऑफ सेंटर जा रही है और लेफ़्ट ऑफ सेंटर उनकी अपनी किसी आइडियोलॉजी के तहत नहीं जा रही है। वो मतलब आइडियोलॉजी तो जब उनके पास एक हुआ करती थी तो एक उनका एक मध्यम मार्ग हुआ करता था, लेकिन जब उनको समझ में आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी राइट ऑफ सेंटर जा रही है तो हमें लेफ़्ट ऑफ सेंटर जाएंगे ही, मतलब उनका एक रिएक्शन एक आप तरह से मान लें। दूसरी बात, इसमें दो राय नहीं है कि चाहे कांग्रेस राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, दोनों की टीम्स में आपको सेल्फ डिक्लेयर्ड वामपंथी, मतलब मैंने इनके क्या मैं वामपंथी मानूं भाई, मतलब आप कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल ले लें कि किस तरह के कांग्रेस पे हमले करते, तो किस तरह जिस यूथ कांग्रेस का जिसका मजाक बनाकर वो अपना टीआरपी लेते तो उसी यूथ कांग्रेस के नेता हो जाते हैं वो। तो किस तरह का वामपंथ, कैसा वामपंथ मैं मानता नहीं। वैसे भी वामपंथ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अपने आप में जो वामपंथ का पाखंड है ये तो दुनिया में अभूतपूर्व है। बहरहाल तो वो अपने आप को लेफ़्ट ऑफ सेंटर पोजीशन करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक जयराम रमेश की रणनीति हो सकती है, टीम राहुल की रणनीति हो सकती है। खुद राहुल इसको लेके थोड़ा सा क्लूलेस नज़र आते हैं कि वो लेफ़्ट ऑफ सेंटर है क्या। अभी तो मैं उनकी स्पीच देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं प्राइवेट फर्म्स में रिजर्वेशन करा के आप लोग को नौकरी दिलाऊंगा। तो एक उनको किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो प्राइवेट फर्म्स को क्या नेशनलाइज कर रहे हैं जैसे उनकी माता जी ने किया था, कैसे करेंगे हमारी समझ के बाहर है। रही बात, मुझे लगता है वो वैचारिक कन्फ्यूजन के शिकार हैं। ये बात मैं अक्सर अखिलेश यादव के लिए भी कहता हूँ, और राहुल गांधी एकदम वैचारिक स्तर पे कन्फ्यूजन क्या कहूँ, मुझे क्लूलेस लगते हैं। लेकिन अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में कोई सीट लेके चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, तो रायबरेली की सीट अभी भी उनकी है अगर वहाँ से कोई गांधी आ जाता है तो।